आज हम पढ़ेंगे डिपार्टमेंटल अकाउंट्स के बारे में। ये बीकॉम सेकेंड सेम में आता है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। डिपार्टमेंटल, हमें पता है कि एक जो बिज़नेस होता है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स होते हैं, सेल्स का, मार्केटिंग का, परचेज का। तो जो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स है उसके अंदर हम पढ़ेंगे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो अकाउंट होते हैं उनके बारे में। तो कहते हैं जब एक बिजनेस है वो बहुत बड़े स्केल पे किया जाता है और बहुत सारे गुड्स मर्केंटाइज मतलब होता है अलग अलग प्रकार के सामान से डील करता है। तो कहता है कि जो बिजनेस होता है उसको बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में बांट दिया जाता है ताकि अच्छे से मतलब ईजीनेस में काम हो पाए। जो अकाउंट्स होते हैं हर डिपार्टमेंट के वो इस तरीके से मेंटेन किए जाते हैं कि एट द एंड हमें ये पता रहे कि हर डिपार्टमेंट में कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ, मतलब कौन सा डिपार्टमेंट प्रॉफिट में कौन सा लॉस में चल रहा है। जैसे कोई बिजनेसमैन है, उसने कपड़े भी बेच रहा है, जूते वगैरह भी बेच रहा है, ठीक है, इस टाइप से। तो इसमें यही बोल रखा है डिपार्टमेंटल अकाउंट और ब्रांच अकाउंट में डिफरेंस। तो ये मोस्ट ऑफ आता है डिफरेंस एग्जाम में। तो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स तो वो होते हैं जो एक ही जगह पे बनाए जाते हैं, क्योंकि जो सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं वो एक ही जगह पे होते हैं। जबकि ब्रांच अकाउंट्स, ब्रांच का मतलब होता है कि जैसे एसबीआई की ब्रांच अलग अलग स्टेट में है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, वैसे। तो ब्रांच अकाउंट्स का मतलब होता है जो अलग अलग जगह पे बनाए जाते हैं, क्योंकि जो ब्रांचेज होते हैं वो भी अलग अलग जगह पे होती हैं। जो इसमें सेम अकाउंटिंग प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है सभी अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स के। जबकि इसमें है ना डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज है ना अपने अकाउंट्स को डिफरेंटली डिफरेंटली मेंटेन करके चलती हैं। कुछ ब्रांचेस डिपेंडेंट ब्रांचेस होते हैं जो मेंटेन करते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, और कुछ ब्रांचेस होते हैं इंडिपेंडेंट ब्रांचेस होते हैं जो मेंटेन करती हैं कंप्लीट रिकॉर्ड्स। इसीलिए बहुत सारे मेथड्स को यूज़ किया जाता है ब्रांच अकाउंट्स में। अब बात आती है जब भी एसर्टेन मतलब ज्ञात किया जाता है प्रॉफिट को हर डिपार्टमेंट के, तो जो प्रॉफिट होता है ना होल ऑफ द बिजनेस का, वो भी हम साथ में ज्ञात कर सकते हैं टोटल फिगर लेके। और ब्रांच अकाउंट में सेपरेट अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं हेड ऑफिस के प्रॉफिट को निकालने के लिए। जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में कहते हैं इनकर होते हैं बिजनेस के, वो है ना अलग अलग डिपार्टमेंट में कुछ इक्विटेबल बेसिस पे बांट दिए जाते हैं। इनडायरेक्ट मतलब जो डायरेक्टली किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं है लेकिन उनका यूज करके हर किसी को बेनिफिट हुआ है, ठीक है। जैसे मैनेजर की सैलरी, सुपरवाइजर की सैलरी। फिर ब्रांच अकाउंट्स ये होते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं होती इनको बांटने में, क्योंकि जो एक्सपेंसेस होते हैं हर ब्रांच के वो अलग अलग इनकर किए जाते हैं। फिर बात आती है जो मतलब डिपार्टमेंटल अकाउंट्स होते हैं उसमें कोई भी डिपार्टमेंट को ज़रूरत नहीं है कि वो मेंटेन करे करंट अकाउंट दूसरे डिपार्टमेंट का। जबकि कहता है कि इसमें फुल कंट्रोल रखने के लिए जो हेड ऑफिस है ना वो करंट अकाउंट मेंटेन करता है हर ब्रांच का। इसमें कहता है कि कोई भी इनकॉर्पोरेशन एंट्री की ज़रूरत नहीं है एट द एंड ऑफ द ईयर असेट्स और लायबिलिटी की। जबकि इसमें इनकॉर्पोरेशन मतलब जो इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड है बिजनेस की, वो पास की जाती है इनकॉर्पोरेट करने के लिए ब्रांच के ट्रायल बैलेंस को हेड ऑफिस की बुक्स में। फिर बात आती है ये जो अकाउंट्स होते हैं मेंटेन किए जाते हैं परचेज एंड सेल्स डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के गुड्स के लिए। इसमें जो अकाउंट्स है वो मेंटेन किए जाते हैं परचेज एंड सेल ऑफ ओनली वन क्लास ऑफ गुड्स, जो अलग अलग ब्रांचेज में यूज हो रहे हैं लेकिन एक ही क्लास के गुड्स के लिए, ठीक है। अब है डिपार्टमेंटल अकाउंट, तो कहता है कि ये ज्ञात करने के लिए अलग से कि ग्रोस प्रॉफिट कितना हुआ है, नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग बुक्स मेंटेन की जाती है लाइक परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ठीक है। इनको हम कॉलमनार मतलब कॉलम के फॉर्म में, जैसे डिपार्टमेंट्स अलग अलग तो उनको हम कॉलम के फॉर्म में दिखा रहे हैं ताकि जो इन्फॉर्मेशन है हमें हर डिपार्टमेंट की अलग से पता चल जाए। तो जैसे कि इसमें क्या कर रखा है, परचेज बुक बना रखे तो डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, एलएफ मतलब लेजर फोलियो, टोटल, और ये अलग अलग डिपार्टमेंट ऐसे डिपार्टमेंटल सेल्स बुक, ऐसे परचेज रिटर्न बनेगी, ऐसे ही सेल्स रिटर्न बनेगी। इनके लिए भी ऐसे ही हम कॉलम मेथड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे दे रखा है डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। तो इसमें क्या कह रखा है कि सेपरेटली ग्रोथ प्रॉफिट और ग्रोथ लॉस निकालने के लिए हर डिपार्टमेंट का हम क्या करते हैं मेंटेन करते हैं कॉलम, बहुत सारे कॉलम, डेबिट साइड में भी और क्रेडिट साइड में भी, किसके, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट के। फिर वन कॉलम एक टोटल का भी रखते हैं ताकि हमें टोटल जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो हमें पता चल जाए। जो कॉलम्स होते हैं वो होते हैं डिपार्टमेंट्स वाइज, ठीक है, वो बताते हैं हमें प्रॉफिट एंड लॉस हर डिपार्टमेंट का। जबकि जो टोटल कॉलम्स है वो रिवील करते हैं प्रॉफिट, क्योंकि जो एक टोटल का कॉलम भी तो होता है वो हमें बताता है पूरे बिजनेस को कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है। अब बात आती है इसके एडवांटेजेस। जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है डिपार्टमेंट का वो हम कंपेयर कर सकते हैं दूसरे डिपार्टमेंट के प्रॉफिट के साथ, लॉस के साथ। उससे हमें ये पता चल जाएगा कि कौन से डिपार्टमेंट में ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कौन सा डिपार्टमेंट ज़्यादा प्रॉफिटेबल है।
अगर एक ही ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाओगे पूरे बिजनेस के लिए, तो एक डिपार्टमेंट के लॉस को दूसरे से कवर कर लिया जाएगा, दूसरे के प्रॉफिट से कवर कर लिया जाएगा। इससे ये पता करना मुश्किल हो जाएगा कि किस डिपार्टमेंट में लॉस हो रहा है। जो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स है ये हेल्पफुल होते हैं मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में कि किस डिपार्टमेंट को एक्सपेंड करना है और किस डिपार्टमेंट को बंद करना है, क्योंकि जो डिपार्टमेंट लॉस में चल रहा होगा ऑब्वियसली हम उसको बंद कर देंगे। डिपार्टमेंटल अकाउंट हेल्पफुल होते हैं डिटरमाइन करने में इफ़िशियंसी डिपार्टमेंटल मैनेजर्स की, उनकी सैलरी, बोनस, इनिशिएटिव, स्कीम वगैरह के बेस पर। अब है जर्नल पीएनएल अकाउंट। कुछ ऐसे खर्चे भी होते हैं जो डायरेक्टली हम किसी डिपार्टमेंट को नहीं दे सकते, तो उनको हम किस अकाउंट में भेज देते हैं, जर्नल पीएनएल अकाउंट में। तो डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के बाद एक जर्नल पीएनएल अकाउंट बनाया जाता है ट्रांसफर करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस हर डिपार्टमेंट का, एंड राइट ऑफ करने के लिए उन एक्सपेंसेस को जो रिलेटेड नहीं है किसी भी डिपार्टमेंट से, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डिविडेंड रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम टैक्स वगैरह। जो बैलेंस ऑफ प्रॉफिट होता है जो रिवील किया जाता है जर्नल पीएनएल अकाउंट के द्वारा, वो हम ट्रांसफर कर देते हैं बैलेंस शीट में, ठीक है, जो ज्वाइंटली बनाई जाती है सभी डिपार्टमेंट्स के द्वारा। याद रखना जो ये ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट है बिल्कुल सेम है नॉर्मली जो हमने ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट समझा है। बस डिफरेंस क्या है यहाँ पे, इसका डिफरेंस यही है कि यहाँ पे बस डिपार्टमेंट्स हैं तो बहुत सारे कॉलम्स हो जाएंगे और फॉर्मेट वही होता है। अब टाइप्स ऑफ एक्सपेंस तो दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट तो वो होते हैं जो इनकर होते हैं स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है, और इनडायरेक्ट होते हैं जो किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं है, जो सभी डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं, और जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उन पर हम ये इक्विटेबल बेसिस पे बांटते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक बेसिस दिया गया है क्वेश्चन में, जैसे सेल्स बेसिस पे तो परचेज बेसिस पे, तो हम उसी के अकॉर्डिंग बांट देते हैं, ठीक है। अब इसमें आगे हमें बता रखा है कि अगर कोई स्पेसिफिक बेस मेंशन नहीं है तो हम इसको इक्विटेबल बेसिस पे बांट देते हैं। अब आगे बात आती है अपोर्चमेंट करना अकॉर्डिंग टू सेल्स और टर्नओवर। जो एक्सपेंसेस होते हैं जो इनकर किए जाते हैं सेल्स ऑफ होल ऑफ द बिजनेस, उनको हम बांट देते हैं सेल्स बेसिस पे, जैसे कमीशन ऑन सेल, डिस्काउंट, एडवर्टाइजमेंट, बैड डेब्ट्स, ट्रेवलिंग एजेंट्स, वेयर हाउस रेंट, कैरीज आउटवर्ड, ये सब होंगे तो हम इनको सेल्स बेसिस पे बांट देंगे। स्पेस का मतलब होता है जितने में ऑक्युपाई किया गया है, तो इनको हम जो भी एरिया ऑक्युपाई किया गया है डिपार्टमेंट के उसके अकॉर्डिंग बांधेंगे, जैसे रेंट, म्यूनसिपल टैक्सीज, रेट्स वगैरह। फिर है अदर एक्सपेंसेस। तो ऊपर एक्सपेंसेस के अलावा बहुत सारे और भी एक्सपेंसेस होते हैं जो स्टेट के क्वेश्चन में हम इनको बांट देते हैं। जैसे लाइटिंग एंड हीटिंग एक्सपेंसेस है तो कितना मीटर ने कितने पॉइंट्स वगैरह यूज़ किए हैं ये नहीं बताया गया है, तो एरिया के बेसिस पे बांट देंगे। रिपेयर और मशीनरी डेप्रिसिएशन वगैरह है, इनको हम वैल्यू ऑफ मशीनरी के अकॉर्डिंग बांट देते हैं जो यूज़ की गई है। इंश्योरेंस प्रीमियम में फायर इंश्योरेंस प्रीमियम को क्लोजिंग स्टॉक के बेस पे, वर्कमैन कंपनसेशन इंश्योरेंस प्रीमियम को वेजेस के बेस पे, कैंटीन एम्प्लॉय एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस को नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के बेस पे। और जो हम नहीं बांटते हैं, नहीं मतलब अपोर्शन कर सकते हैं, उनको हम जर्नल पीएनएल अकाउंट में भेज देते हैं। जर्नल पीएनएल अकाउंट का फॉर्मेट बुक में नहीं था, तो देखो इसमें यही है डेबिट क्रेडिट। इसमें जो भी अगर हमें ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट से जो प्रॉफिट होगा तो डेबिट में, लॉस होगा तो इधर, ठीक है। और जो भी स्टॉक रिजर्व वगैरह है, जर्नल रिजर्व वगैरह है, जो भी है वो सब आ जाएगा, ठीक है। और कोई भी अदर ऐसे एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली नहीं बांटे गए हैं, लास्ट में फाइनल प्रॉफिट हमें मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया गया है एक बिजनेस इंटरप्राइज है, उसमें 3 डिपार्टमेंट है, डिटेल बताई गई है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न, वेजेज, क्लोजिंग स्टॉक, और आगे हमें अदर एक्सपेंसेस बताए गए हैं। तो देखो हम ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाते थे तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट की एडजस्टमेंट होती थी, वहाँ से ग्रोस प्रॉफिट आता था, फिर उसकी ग्रोस प्रॉफिट को यहाँ भेज देते थे तो नेट प्रॉफिट आता था। तो यही है, सबसे पहले हमने ओपनिंग स्टॉक लगाया, तो तीनों डिपार्टमेंट है ना ए बी सी, तो हमने तीनों डिपार्टमेंट का ए बी सी का हमने ओपनिंग स्टॉक लिख दिया। ऐसे ही परचेज है, ठीक है, ये परचेज दे रखी है हमें, तो परचेज में से परचेज रिटर्न घटा के फिर हमने परचेज को दिखा दिया। ऐसे ही सेल्स, सेल्स में से सेल्स रिटर्न घटा के क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ पे दिखा के अलग अलग डिपार्टमेंट्स का, फिर वेजेस थी वो दिखा के, और ग्रोस प्रॉफिट हमारा आ जाएगा। अब आगे इसने हमें क्या क्या बताया, इसने बताया रेंट, रेट एंड इंश्योरेंस था 20,000 का, वो हमने बांटा स्पेस ऑक्युपाइड के बेस पे, और उसका रेशियो हमारा ए का 1/2 है, बी का 1/4 और सी का बचा हुआ। तो क्या करेंगे 1/2 और 1/4 के सम को हम 1 में से घटा देंगे, तो वहाँ से 1/4। तो अब हमारे पास आ गया ए बी सी का 1/2 1/4 1/4। हम यहाँ के एलसीएम लेके हमें पता चला 2:1 के रेशियो में हमें बांटना है 20,000 को। अब ऐसे ही सैलरी को बांट दिया हमने 7-5-8 के रेशियो, तो 7-5-8 के रेशियो में बांट देंगे। वैसे आपको नहीं बांटना है तो देखो सैलरी अगर हमारी 40,000 है और सैलरी को एक ए डिपार्टमेंट में कितनी जा रही है, हमारी 7 जा रही है, टोटल कितना है 7 5 12 8 20, ठीक है। 0 से 0 कट गई, 2 दूनी 4, 0 0
जीरो, 7 दूनी 14, आ गया 14,000। तो ऐसे हमें निकालना है। अगर इसका निकालना होगा तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसकी, और अगर हमें सी डिपार्टमेंट का निकालना हो तो यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। टोटल सेम रहता है ये टोटल, क्योंकि एक की वैल्यू आ जाती है टोटल से डिवाइड करने के बाद। अब इसने एडवर्टाइजमेंट का बोला 18,000, डिस्काउंट बोला ऑफिस, तो ये एडवर्टाइजमेंट वगैरह किससे रिलेटेड होते हैं? सेल्स डिपार्टमेंट से। तो सेल्स का रेशियो निकाल लेंगे हम नेट सेल्स का, ठीक है, रिटर्न घटाने के बाद की सेल्स का। इसका रेशियो जैसे कि यहाँ पे निकाल के भी दिखा रखा है इसने हमें, ये हम निकालेंगे और इसके बेस पे हम डिस्काउंट को भी, एडवर्टाइजमेंट को, ऑफिस एक्सपेंसेस को बांट देंगे। फिर जर्नल एक्सपेंसेस इसने इक्वली बोला है, तो जर्नल एक्सपेंसेस को हम 1-1-1 के रेशियो में बांट देंगे। लास्ट में हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। और जर्नल P&L अकाउंट बनाने के बारे में इसने हमें बोला भी नहीं है, ना ही ऐसा कोई एक्सपेंस दिया जो हमें वहाँ पे ट्रांसफर करना हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाना है रेडियो एंड ग्रामोफोन इक्विपमेंट का 6 महीने के लिए, जो 31 मार्च 2007 को एंड होता है। तो परचेज दे रखी है, तो तीनों की परचेज आ गई, रेडियो, ग्रामोफोन, स्पेयर पार्ट्स की। ABC डिपार्टमेंट नाम दे दिया। ऐसे इसने सेल्स दे रखी है, सेल्स आ गई। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा था, क्लोजिंग स्टॉक आ गया। तो सीधा ग्रोस प्रॉफिट हमने यहाँ पे निकाल दिया। अब आगे इसने बोल रखा है सैलरी एंड वेजेस, रेंट, संडे एक्सपेंसेस, P प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब ये नेट प्रॉफिट ही है, ठीक है। तो यहाँ यही नेट प्रॉफिट लास्ट में आएगा हमारे पास। बस यहाँ पे हमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स का बताना है कि कितना कितना होगा। तो इसने क्या कर रखा है आगे बताया, रेडियो एंड ग्रामोफोन को तो शोरूम में बेचा जा रहा है, तो मतलब A और B तो शोरूम में आ गए, और सर्विस एंड रिपेयर को वर्कशॉप में, तो C हमारा डिपार्टमेंट वर्कशॉप में आ गया। अब इसने बोल दिया सैलरी एंड वेजेस है ना, उसमें शोरूम का तो 3/4 है और वर्कशॉप का 1/4 है। तो सैलरी एंड वेजेस थी हमारी 48,000 की, 48,000 की थी, उसमें से सिर्फ 1/4 ही तो है सी का क्योंकि वर्कशॉप है, तो वर्कशॉप में 1/4 है। तो हमने क्या किया, 48,000 का 1/4 ले लिया, तो कितना आ गया, 12,000 आ गया, ठीक है। ये हमारा 12,000 आ गया, 48 में से 12,000 गया तो 36,000 बचा। फिर इसने बोल दिया कि जो एलोकेशन है शोरूम की सैलरी एंड वेजेस का वो 1-2 के रेशियो में होगा, तो 36,000 को हम 1 और 2 के रेशियो में बांट देंगे। ऐसे इसने आगे बोल दिया कि जो वर्कशॉप का रेंट है वो 500 पर मंथ का, मतलब 6 महीने के लिए, तो 6×5 = 30, 3,000 आ गया। 3,000 को हम रेंट में से घटा देंगे, तो बचा हुआ रेंट हमारा किसका आ जाएगा, हमारा आ जाएगा A और B का। A मतलब शोरूम का इसने हमें क्या बोला है फिर आगे कि ये हमें इक्वली बांट दिया है, ठीक है, 1-1 के रेशियो में हमने कर दिया। आगे है वर्कशॉप का ये हो गया। सन्ड्री एक्सपेंसेस को हमने टर्नओवर मतलब सेल्स रेशियो में, तो सेल्स हमारी क्या थी, ये थी, इसका हमने रेशियो निकाला 6:4:1, तो 6:4:1 के रेशियो में हमने सन्ड्री एक्सपेंसेस को बांट दिया। अब हमने देखा कि सिर्फ डिपार्टमेंट A में ही प्रॉफिट हो रहा है और B और C में हमें लॉस हो रहा है, ठीक है। और वैसे अगर देखते हो तो 34,500 ही आएगा एक्चुअल प्रॉफिट, अगर हम इस प्रॉफिट में से इन दोनों का लॉस ले लेते हैं तो, ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया भी गया है। इसने हमें बताया भी सन्ड्री एक्सपेंसेस को हम 6:4:1 के रेशियो में बांटेंगे, और C डिपार्टमेंट का रेंट हमें पता चल गया था 6 महीने के लिए थे, और बैलेंस को हमने इक्वली बांट दिया। अब नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन है, तो एक कंपनी वो कैरी ऑन करती है बिजनेस को 5 डिपार्टमेंट्स के थ्रू A B C D E, और ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2016 इस तरीके से है। तो वही है, ओपनिंग स्टॉक ले लिया हमने, परचेजेस को घटा दिया, परचेजेस आ गए, फिर उसमें से क्लोजिंग स्टॉक आ गया। क्लोजिंग स्टॉक हमने देखो, आप चाहें तो पीछे जैसे हमने फॉर्मेट किया है डेबिट क्रेडिट, ऐसे 2 साइड बना के भी कर सकते हो, और सिंपल यहाँ पे एक साइड में भी कर दिया कि भाई सीधा ही हमने यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक को घटाते हैं। लेकिन देखो इसने बोला है कि ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को हमें कॉस्ट पर वैल्यूएट करना है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो निकाल देते हैं, और जब ये एक्सपेंसेस है हर डिपार्टमेंट के वो भी हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे ही बांटना है, जैसे कि ये सारे एक्सपेंसेस। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाली। तो 2 फॉर्मूले होते थे इसके निकालने के, एक तो होता था सेल्स में से हम ग्रोस प्रॉफिट घटा देते थे, दूसरा होता था ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो वही क्या, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक घटा दिया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। इसका हमने रेशियो निकाला, उस रेशियो में हमने सैलरीज, मिसक्लिनियस रेट्स, ये सब हमने इंश्योरेंस वगैरह ये सारे एक्सपेंसेस हमने बांट दिए, टोटल कॉस्ट आ गई। उसमें से हमने जो सेल्स दे रखी थी वो घटा दी, तो हमें पता चल गया नेट प्रॉफिट हुआ है नेट लॉस, तो यहाँ पे हमें हो रहा है नेट लॉस, ठीक है। फिर इसने आगे हमें बताया है परसेंटेज में पूछा है, देखो इसने हमें से, तो हम परसेंटेज फॉर्म में निकालना है, परसेंटेज निकालना है सेल्स पे। तो परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे, जो भी नेट लॉस है डिवाइड बाई सेल्स मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारा आ जाएगा। अब है इंटर डिपार्टमेंट कई बार क्या होता है कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हो जाए, जैसे कोई रॉ मटेरियल वगैरह है, तो क्या होगा, जो ट्रांसफर करेगा वो मानेगा उसको सेल्स, और जिसको जो खरीदेगा मतलब जिसको ट्रांसफर किया जाएगा वो परचेज की तरह दिखाएगा। तो जब गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, परचेज किए जाते हैं एक डिपार्टमेंट के द्वारा, और उसको यूज किया जाता है किसी दूसरे डिपार्टमेंट के द्वारा,
तो रिसीविंग डिपार्टमेंट उसको डेबिट में दिखाएगा एज ए परचेज, और जो ट्रांसफ़र कर रहा है उसको दिखाएगा सेल्स एज ए क्रेडिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट में। तो यहाँ पे हमें फिगर दिखाया गया है स्वदेशी स्टोर लिमिटेड का स्टॉक था। परचेज रिटर्न आउटवर्ड का मतलब रिटर्न, परचेज रिटर्न होता है, सेल्स रिटर्न इनवर्ड का मतलब सेल्स रिटर्न होता है, वेजेस यानी कि क्लोजिंग स्टॉक हमारा। ठीक है, तो ये सारी तो हमें समझ में आ ही गया। देखो यहाँ पे दिखा रखा है ओपनिंग स्टॉक था, परचेज लेस रिटर्न, ठीक है, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक ये सारा था, और वेजेस ये सारा हमारा हो गया। अब यहाँ पे आपने देखा होगा यहाँ पे डिपार्टमेंटल परचेज और यहाँ पे डिपार्टमेंटल सेल्स दिखा रखे, तो कैसे कर रखा है देखो, यहाँ पे गुड्स ट्रांसफर हुए हैं ए टू बी एंड सी। तो ए ने कितने सेल किए 30,000 का, तो यही कर रखा है ए बी और सी को उसने सेल किया है, तो ये ट्रांसफ़र किया है तो 30,000 का दिखा रखा है, और 30,000 का किया। तो लेकिन यहाँ पे है ना परचेज आएगी, परचेज मतलब सॉरी डिपार्टमेंटल परचेज आएगी 30,000 में, 10,000 ए को था मतलब बी को था, और 20,000 सी को था, तो 10 और 20 आ गया। ठीक है, आगे ए बी ने ए को और सी को ट्रांसफ़र किए हैं 5 और 10 के, तो 5 और 10 मतलब 15,000 का ही आया है इसका। तो ठीक है, 5 और 10 ट्रांसफ़र किए हैं। यहाँ पे उसने ए को तो किए 5,000 के और सी को किए 10,000 के, तो सी का तो आ गया टोटल 30,000। अब आगे ऐसे सी ने ट्रांसफ़र किए हैं ए को और बी को 7 और 9 16,000 के, तो 16,000 तो इधर आ गया, और 7,000 इसको दिए हैं और 9,000 इसको दिए, तो इसका 19,000 आ गया और इसका 12,000 आ गया। ये सारा हो गया हमारा। ठीक है, तो इसके बाद क्या आ जाएगा हमारा ग्रोथ प्रॉफिट आ जाएगा, उसको हम आगे ले जाएंगे। फिर आगे इसने हमें बोला ये एक्सपेंसेस थे जिनको हमने इक्वली बांटा, टेलीफोन, इंश्योरेंस और ऑफिस एक्सपेंसेस, तो 1-1-1 के रेशियो में बांट देंगे। आगे इसने बोल दिया रेंट था 24,000 का, जो हमने इस रेशियो में बांटा। कैसे 1/4 1/4 1/2, तो ये कैसे आ जाएगा, ऐसे हम लेंगे तो 1-1-2। ठीक है, 1-1-2 के रेशियो में हमने 24,000 को भी बांट दिया। अब आगे इसने हमें कुछ अदर एक्सपेंस, डिस्काउंट को सेल्स रेशियो में, लीगल एक्सपेंसेस डायरेक्टली किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं होते, तो हम क्या करेंगे इसको जनरल पीएनएल में बांट देंगे, बांट नहीं सकते। बैड डेब्ट्स को सेल्स रेशियो में, और इनकम टैक्स को भी जनरल पीएनएल में बांट देंगे, तो इसने यही बोला है। तो देखो इसने ये जो जो एक्सपेंसेस बैठे वो बांट दी, यहाँ से नेट प्रॉफिट आया। इस नेट प्रॉफिट को हम जनरल पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। कैसे देखो, जनरल पीएनएल में जो भी तीनों डिपार्टमेंट को नेट प्रॉफिट मिला था वो आ गया, लीगल एक्सपेंसेस आ गए, इनकम टैक्स आ गया, और नेट प्रॉफिट यहाँ पे एक्चुअल में जो हमारा बचा वो आ गया। यहाँ पे इसने वैसे जो हमने पीछे डिपार्टमेंटल परचेज समझी थी वही दिखा रखे है एज ए वर्किंग नोट, तो आप ये भी देख सकते हो। और याद रखना लीगल एक्सपेंसेस और इनकम टैक्स को हम डेबिट साइड ऑफ जनरल पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, और इनको नेट सेल्स के बेस पे बांटा है, तो इनका रेशियो दिखा रखा है। अब इलिस्ट्रेशन 5 मोहनलाल है, वो बेचता है 2 प्रोडक्ट, और जो गुड्स मैन्युफैक्चर मतलब बनाए गए 2 डिपार्टमेंट ए एंड बी के द्वारा, उनके लिए सेपरेट बुक्स मेंटेन की जाती है। कुछ मैन्युफैक्चर गुड्स हैं ए के, वो एज ए रॉ मटेरियल यूज किया जाता है बी के द्वारा, और बी के ए के द्वारा। तो हमें है ना निकालनी है टोटल को जो मैन्युफैक्चर किया दोनों डिपार्टमेंट्स की। ठीक है, ज्ञात करने के लिए टोटल कॉस्ट को, तो यहाँ पे टोटल यूनिट जो मैन्युफैक्चर की है वो दिखा रखा है, और टोटल कॉस्ट टू मैन्युफैक्चर मतलब एक्सक्लूड करके इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर को वो दिखा रखा है 10,000 और 5,000। ठीक है, यहाँ पे इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर हटा रखे हैं, मतलब जो एक डिपार्टमेंट से दूसरे में गए। तो इसने बोला है कि 2.5 लाख यूनिट्स है वो ए से बी में गई हैं, और बी से ए में गई हैं 1 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मान लिया हमने भाई, पूरा डाटा नहीं था तो हमने मान लिया कि टोटल कॉस्ट थी जो निकालनी हमने वही मान ली, एक्स ए के लिए मान ली और बी के लिए वाई। ठीक है, तो एक्स के पास कितने थे भाई 10,000 थे कॉस्ट, टोटल कॉस्ट मैन्युफैक्चर की थी, इसके लिए 10,000 थी और इसके लिए 5,000 थी। तो इसके लिए 10,000 थी, इसके लिए 5,000 थी। अब इसने ना इसने कितनी यूनिट्स ली हैं, वो दूसरे से 1 लाख ली हैं, और उसकी वजह से टोटल कितनी थी 5 लाख। तो 5 लाख से हमने डिवाइड कर दिया और वाई आ गया, क्योंकि वाई था इसका। और इसने 2.5 लाख यूनिट्स ली थी, ट्रांसफ़र हुई थी ए से, और उसके पास 10 लाख टोटल में यूनिट्स थी जो मैन्युफैक्चर हुई थी, जिसमें से 2.5 लाख इसने यूज की थी, और वो एक्स के फॉर्म में। तो यहाँ से एक इक्वेशन ये बन गई, एक ये बन गई। ठीक है, अब हमने क्या किया, वाई की जगह पे हमने इस इक्वेशन को पुट ऑन कर दिया, मतलब इक्वेशन 2 को हमने यूज कर लिया। यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो वाई की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें इनकी कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर टोटल हमें पता चल गई, एक्स की कितनी माननी थी, इसकी में वाई की माननी थी। अब इसमें से हम क्या करेंगे, जो भी बी डिपार्टमेंट ने यूज किया और ए ने की है वो घटा देंगे। तो 11,569 में से इसने कितनी की थी 2.5 लाख डिवाइड बाई 10 लाख। ठीक है, इसको घटा देंगे ऐसे, इसमें से 1 लाख डिवाइड बाई 5 लाख, क्योंकि 1 लाख यूनिट यूज किया 5 लाख में से ये घटा देंगे, तो ये हमारे पास एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी। थोड़ा सा अलग था लेकिन ठीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलोक नाथ द प्रोपराइटर ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर डिसाइडेड टू कैलकुलेट सेपरेट प्रॉफिट फॉर हिज 2 डिपार्टमेंट एक्स एंड वाई। ठीक है, मंथ एंड हो रहा है 31 जनवरी 1987 को। स्टॉक है ना वो हमें भाई अनअवॉइडेबल रीजन के कारण हम उसको कैलकुलेट नहीं कर पाए थे, लेकिन कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे बताया ग्रोस प्रॉफिट है वो सेल्स का है ना 40 और 30% है।
ठीक है, ये हमें इसने दे दिया है। अब इसने हमें क्या बोला है, स्टॉक दे रखा है ओपनिंग का 9 और 8400, सेल्स दे रखी है 42,000 और 36,000, परचेज दे रखी है 27,000 और 21,600। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये हम नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि अभी हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, उसको हमें वैल्यूएट करना है, क्योंकि जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो रिकॉर्ड नहीं होंगे, क्योंकि जो रेट ऑफ ग्रोथ प्रॉफिट है सेल्स पे वो हमें पहले ही दे रखे बिना इंक्लूड किए हुए डायरेक्ट एक्सपेंसेस को। तो हमने क्या किया, ग्रोथ प्रॉफिट को निकाला। भाई सेल्स थी 42,000 और 36,000, 42,000 और 36,000 पे ये रेट हमें दे रखी थी 40 और 30, यहाँ से आ गया। और क्लोजिंग स्टॉक हमारा क्या आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर आ गया हमारा। अब हमने क्या किया, ग्रोथ प्रॉफिट यहाँ पे आया हमारा, और ये जो भी आने के बाद हमने क्या किया, इसने बोला था कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो ये थी, तो डायरेक्टली बता रखे थे। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे ना होल बिजनेस के, उसमें 5 डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, और वो 10,800 थे, और उनको हम डिपार्टमेंटल सेल्स के रेशो में बांट रहे हैं, छोड़कर 1/6 को, 1/6 तो हमने इक्वली बांटा है, और बचे हुए को हमने ना सेल्स रेशो में बांटा है। तो इसने हमें क्या बोला, देखो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से 10,800, उसमें से 1/6 है, उसको इक्वली 1/6 है 1,800, और ये 5 डिपार्टमेंट बटेंगे। दे चाहिए हमें 2 डिपार्टमेंट रखे हैं 100 लेकिन हमें बांटने हैं 5 में, तो 5 से डिवाइड किया तो 360 हमें आ गया। ठीक है, अब इसके बाद बची हुई सेल्स को हमें बांटना है किस में, सेल्स रेशो में। तो इसको मैं दिखाती हूँ कैसे बांटा है। देखो एक्स थी, वाई थी, अदर थी, और सेल्स हमें पहले की पता थी, दूसरे की भी, और तीनों जो बचे हुए डिपार्टमेंट थे उनकी भी टोटल सेल्स थी 1,02,000। ठीक है, तो ये हमें पता चल गई। इन तीनों का हमने रेशियो निकाल लिया, रेशियो आ गया। उस रेशियो में हमें क्या करना है, बची हुई 9,000 जो कॉस्ट है उसको बांटना है। 9,000 कैसे आया था, यह आया था टोटल जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे वो 10,800 थे, लेकिन 1,800 उसमें 1/6 था ना, वो हमने डायरेक्टली इक्वल रेशियो में बांट दिया था, तो बचे हुए हमें पता चल गया। तो 2,100 और 1,800 ही हमने दिखा दिया। अब इसने हमें बोला है कि एक स्टॉक रिजर्व भी मेंटेन करना 8% का। तो याद रखना जो स्टॉक रिजर्व होता है वो क्लोजिंग स्टॉक का मेंटेन होता है, तो वो मेंटेन हो गया, यहाँ से नेट प्रॉफिट आ गया। ठीक है, यहाँ पे इसको नेट लॉस हुआ है। ठीक है, तो इसने यही सारा एडजस्टमेंट दिखा रखा है। 7th इलिस्ट्रेशन में क्या कर रखा है, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, लेकिन कुछ प्रॉफिट पर है, जैसे ट्रांसफर कर रहे हैं तो अपना कुछ मार्जिन ऐड ऑन करके ट्रांसफर कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे वो अनरियलाइज प्रॉफिट समझेंगे कि वो कैसे कैलकुलेट करना है, कि क्योंकि वो प्रॉफिट हमें एक्चुअल में थोड़े ना मिला है, वो तो डिपार्टमेंट में यूज़ कर रहे हैं, तो वो हम बुक्स में भी नहीं दिखा पा रहे, तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे कि कितनी अमाउंट है हमारे अनरियलाइज प्रॉफिट की अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। तो ओपनिंग स्टॉक है, कंजप्शन है डायरेक्ट मटेरियल का, वेजेस है, क्लोजिंग स्टॉक है, और सेल्स है। और जो स्टॉक है हर डिपार्टमेंट का वो वैल्यू हो रहा है कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट में। ठीक है, जो रिलेटेड है, ए डिपार्टमेंट ने बी में ट्रांसफर किया अपने स्टॉक को, लेकिन 50% अबो डिपार्टमेंटल कॉस्ट, मतलब मार्जिन था 50%, ऐसे बी ने सी में दिया 10% अबो। और अदर एक्सपेंसेस सैलरी, प्रिंटिंग, रेंट, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, ये सब है। और एलोकेट करने एक्सपेंसेस को हमें डिपार्टमेंटल ग्रोस प्रॉफिट के रेशियो में। ठीक है, ओपनिंग फिगर फॉर द रिजर्व अनलाइज प्रॉफिट ये हमें दे रखा है बी का और सी का 1,000 और 2,000। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें इसने बताई हैं। अब देखो ये सारी चीज़ें तो आपको समझ में आएगी होंगी, ओपनिंग स्टॉक, डायरेक्ट मटेरियल, वेजेस वगैरह, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, ये तो सिंपल था। ठीक है, अब बात आती है इंटरनल ट्रांसफर्स की, कि 18,000 ये 33,000 ये आ कैसे रहा है, इसको समझना है हमें। तो देखो सबसे पहले तो हमें कॉस्ट ऑफ स्टॉक निकालने, क्योंकि उसने बोला है ना कॉस्ट पे, कॉस्ट प्लस मार्जिन, तो भाई 3,000 ओपनिंग स्टॉक है, फिर इसमें ये हमने ऐड किया डायरेक्ट मटेरियल, ये वेजेस ऐड की, और इसमें से हमने घटा दिया क्लोजिंग स्टॉक को। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक घटा दिया तो यहाँ पे हमारे पास आ गई कॉस्ट। कॉस्ट आने के बाद उसमें 50% मार्जिन ऐड किया, तो एक्चुअल में हमने कितने वैल्यू में ट्रांसफर किया, 18,000 में। तो यहाँ पे हमने इंटरनल ट्रांसफर 18,000 में दिखा दिया, और इसने परचेज किया होगा बी ने, ऐसे ही उसने बी से सी में ट्रांसफर किया, तो उसका भी हमें कॉस्ट ऑफ स्टॉक निकाला, 10% प्रॉफिट ऐड ऑन करना है, 33,000 इसने सेल दिखा दे 33,000 के, और यहाँ पे परचेज आ गई सी में 33,000 के। ये सारा हमारा हो गया, यहाँ से हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट आ गए, ये सब एडजस्टमेंट होने के बाद। अब सैलरीज को हम ग्रोस प्रॉफिट के रेशियो में, प्रिंटिंग को ग्रोस प्रॉफिट का रेशियो हमने निकाल लिया, इनमें बांट दिया। ये सब होने के बाद अब हम निकालते हैं अनरियलाइज प्रॉफिट। तो देखो ओपनिंग रिजर्व है ना अनरियलाइज प्रॉफिट का स्टॉक का, वो हमें 3,000 बताया गया है। कैसे बताया गया है, ये बता रखा है इसने 1,000 और 2,000, मतलब 3,000 बता रखा है, टोटल हमने दिखा दिया। अब इसने हमें क्या बोल रखा है, नेट लॉस हुआ था जिसमें वो हमने उतार लिया इसका। अब ठीक है, ये एक्चुअल में अब इसके बाद इसने क्या बोला है हमें, रिजर्व फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट, तो ये हमें निकालना है। तो कैसे, देखो एडजस्टमेंट समझो आप। भाई स्टॉक डिपार्टमेंट बी का कितना था, 14,000 था,
बी का 14,000 था और सी का 8,000 था, तो वही लिखा हमने, बी का 14,000 और सी का 8,000। अब इसने कितना प्रॉफिट ऐड किया था, बी ने, बी में बेचने के लिए ए ने 50% और इसमें 10%। तो हम कैसे निकालेंगे भाई, पहले तो वैल्यू निकालनी है। तो स्टॉक ऑफ बी मल्टीप्लाई में जो भी इनवार्ड ट्रांसफर हुआ है, कितने का, 18,000 का हुआ था, उसको डिवाइड कर देंगे जो भी हमारे पास, जो भी हमने डायरेक्ट कॉस्ट वगैरह थी, मटेरियल था, इंटरनल ट्रांसफर वगैरह था, उसकी वैल्यू को। तो ये आ गया 40,000। तो यहाँ से हमारे पास आ गए 6300। इस 6300 पे हमें निकालना है प्रॉफिट कितना इंक्लूड था। तो 50% था, 50 अपन में 150, क्योंकि ये एक्चुअल में तो 150 की वैल्यू आई है, हमें तो 50 की निकालनी है, तो वो आ गया। ऐसे ही सी का निकाल देंगे, 10% ऐड ऑन था 727। इसको हम फिर ए के डिपार्टमेंट से, मतलब प्रॉफिट ऑफ डिपार्टमेंट ए निकालना है, तो 8,000 माइनस 727 करेंगे। उसका हमने 18,000 ट्रांसफर किया था, 40,000 टोटल था, मल्टीप्लाई में 1/3, क्योंकि 50 अपोन में 150, ये आ जाएगा। ऐसे ही टोटल ऑफ डिपार्टमेंट बी एन सी आ जाएगा। तो ये हमें पता चल गया। ऐसे 8 वाले में थोड़ा अलग है, इसमें क्या कर रखा है, यहाँ पे हमें यूनिट्स दे रखी हैं कि भाई परचेज थी तो वो कितने कितने पीसीज में थी, टोटल कॉस्ट इतनी आई। सेल्स थी तो वो कितने कितने पीसीज में थी और पर पीस कॉस्ट कितनी थी। और स्टॉक था तो वो कितने कितने पीसीज में था। तो हमें यानी इनकी पर यूनिट कॉस्ट निकालनी होगी। तो इसने हमें बोला कि मिस्टर एडवर्ड है ना, वो बोल रहा है कि जो रेट ऑफ ग्रोस प्रॉफिट है वो सेम है तीनों डिपार्टमेंट का। तो एक बात बताओ, जब ग्रोस प्रॉफिट सेम है, इसका मतलब है जो कॉस्ट प्राइस का रेशियो होगा और सेल्स प्राइस का रेशियो होगा वो भी सेम होगा। तो हमने ग्रोस प्रॉफिट वो सेम है सभी डिपार्टमेंट्स का, तो कॉस्ट प्राइस का रेशियो वो सेल्स के रेशियो में होगा। तो ये हमें दे रखा है 15, 18, 6, ये दे रखा 15, 18, 6 सेल्स का। तो हमने क्या किया, 15, 18, 6 का रेशियो लेगा 5, 6, 2, मतलब 5x, 6x, 2x मान लिया। यहाँ से हमने निकाल लिए परचेज प्राइस। अब लेकिन एक्चुअल में टोटल जो परचेज प्राइस है वो हमारा तो 5100 दे रखा है। कैसे दे रखा है, ये दे रखा है 5100। तो हमने इक्वेट किया, तो 1,000 हमारी ये यूनिट्स आई हैं और 10,200 टोटल और 5100 कॉस्ट है। उसमें से हमें पता चल गया इसकी मतलब टोटल प्राइस इसका। अब हमने इनको यूनिट से डिवाइड कर दिया इनसे, तो पर यूनिट कॉस्ट प्राइस हमारा आ गया। इसका हम यूज करेंगे ओपनिंग स्टॉक को एंड क्लोजिंग स्टॉक को निकालने में। क्लोजिंग स्टॉक आ गया, ठीक है। कैसे, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस सेल्स इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक में रेट यही जो हमने निकाले 2.5, 3, 1 की, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आने के बाद सीधा अकाउंट में हमें पुट ऑन करना है और सारा प्रोसेस हमारा सेम है। बस 2.5, 3 और 1 जो रेट है उसका यूज करके हमें यूनिट से मल्टीप्लाई करनी है। सेम ऐसे ही 9th में दे रखा है सेम टू सेम की सेल्स प्राइस है, वही कॉस्ट प्राइस का रेशियो होगा, वहाँ से यूनिट्स आ जाएंगी। इन यूनिट्स का यूज करके हम क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ये सारी वैल्यूज निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर था। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।